गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 21 बायो सेक्शन। सो लास्ट टू लेक्चर्स में हमने डीएनए रेप्लिकेशन इन थ्योरी क्लियरली पढ़ लिया था और आज हम इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ समझेंगे। ये एक्सपेरिमेंट किया था दो साइंटिस्ट ने, मेसेल्सन एंड स्टैल। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम जब शुरू करते हैं तो हमें एक एम की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वो हमें क्लियरली मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस एक्सपेरिमेंट का एम ये था कि हमें रूल आउट करना था, क्या रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव वे में होता है या सेमी कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। हम एक एक रेप्लिकेशन टाइप्स को समझते हैं। देखिए, कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है, ये ब्लू कलर्ड आपको पेरेंटल स्ट्रैंड्स शो कर रहे हैं, ओके, एंड पिंक कलर्ड न्यू स्ट्रैंड्स हैं। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में पेरेंटल स्ट्रैंड्स दोनों कंजर्व्ड हैं, वो साथ में ही रहते हैं, एंड न्यू स्ट्रैंड अलग से सिंथेसाइज हुआ है। ये सिर्फ एक थियोरी थी कि मे बी ऐसे रेप्लिकेशन होता है, ओके। आप ये मत सोचना कि ऐसे भी रेप्लिकेशन होता है। ये सिर्फ हमने रूल आउट करने के लिए सोचा कि क्या ऐसे होता है या ऐसे होता है या ऐसे होता है, ओके। तो हमें रूल आउट करना है कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, और सेमी कंजर्वेटिव वे में ही होता है, ओके। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन था, हमें इन दोनों को रूल आउट करना था। डिस्पर्सिव में आप देखिए, जो ब्लू कलर स्ट्रैंड है वो आपको पीसेस में दोनों में दिख रहा है, ओके। अगर ये ब्लू स्ट्रैंड है तो फिर उसके बाद पिंक स्ट्रैंड शुरू हो जा रहा है। जबकि सेमी कंजर्वेटिव में एक स्ट्रैंड कंप्लीटली ब्लू है और दूसरा स्ट्रैंड कंप्लीटली पिंक है। तो तीनों मैकेनिज्म में से कौन सा मैकेनिज्म इन रियलिटी काम कर रहा है, ये इस एक्सपेरिमेंट का एम था, ओके। एक्सपेरिमेंट किया गया 1958 में, एंड फाइनल कंक्लूजन थे डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। अब हम समझते हैं कि कैसे ये प्रूफ मिला था। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है वो है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, ओके। एंड मेथडोलॉजी क्या है, सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। एक टेस्ट ट्यूब में सीशियम क्लोराइड की इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप डेंसिटीज क्रिएट करते हैं। बॉटम में एकदम हाईएस्ट डेंसिटी रहेगी, बीच में इंटरमीडिएट डेंसिटी एंड टॉप में लो डेंसिटी, ओके। ये ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है टेस्ट ट्यूब में। ऊपर जब सैंपल आप लोड करेंगे या इसे जोर से स्पिन करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो अलग अलग डेंसिटी में अलग अलग डीएनए टाइप्स आपको मिलेगा। देखिए, N15 लेबल्ड नाइट्रोजन बेसिस हैं, तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको यहाँ बैंड दिखेगा, ओके, लोअर पोजीशन में। एंड N14 लेबल्ड नाइट्रोजन बेसिस रहेंगे तो ऊपर मिलेगा। एंड हाइब्रिड डीएनए में इंटरमीडिएट पोजीशन पे मिलेगा, ओके। इट मेक सेंस, हाइब्रिड में आपको N15 एंड N14 दोनों डीएनए होंगे तो ऑब्वियसली उनकी डेंसिटी इंटरमीडिएट पोजीशन पे दिखेगी। एक्सपेरिमेंट डिजाइन क्या था, ई कोलाई को ग्रो किया गया एक मीडियम में जिसमें एमोनियम क्लोराइड, इसमें जो नाइट्रोजन है वो हैवी आइसोटोप यूज किया गया था, ओके। एमोनियम क्लोराइड वाज द सोल नाइट्रोजन सोर्स। ई कोलाई विल यूज दिस नाइट्रोजन to synthesize purines and pyrimidines, and then those purines and pyrimidines will be used in DNA replication. N15 was incorporated into newly synthesized DNA. Okay, N15 DNA molecule forms a band at lower position. Because this is heavy isotope, it will occupy a band at lower position than the normal DNA, which is N14 DNA, upon centrifugation in cesium chloride density gradient. देखिए, अब इस एक्सपेरिमेंट को हम विजुअलाइज करते हैं। ये मीडियम में ओनली हैवी आइसोटोप है एमोनियम क्लोराइड, ओके, एज द सोल नाइट्रोजन सोर्स। मैनी जेनरेशन तक इसमें इकोलाई को ग्रो किया गया, तो हमें कंफर्म था कि सारा डीएनए हैवी डीएनए है, ओके। उसमें N15 नाइट्रोजन रहेगा प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स में। जब आप इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ये वो ट्यूब है जिसमें सीशियम क्लोराइड का ग्रेडियंट क्रिएट किया गया है। तो इस पोजीशन पे आपको N15 के बैंड्स दिखेंगे।
देखिए N15 मीन्स दोनों स्ट्रैंड्स जो डीएनए के हैं दोनों ही लेबल्ड हैं हेवी नाइट्रोजन से. Then after that, the cells were transferred into medium with normal means it will be N14 nitrogen. So ammonium chloride with N14 nitrogen. So N15 DNA molecule remained as parental strands and N14 was incorporated into newly synthesized DNA. Cells were harvested at different time interval and DNA centrifuged in cesium chloride gradient. एंड अलग अलग टाइम पॉइंट पे उनकी एनालिसिस की गई. सो देखिए अभी हमने स्विच कर दिया है, अब मीडियम में लाइट नाइट्रोजन आ गया है. सो एमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है वो अभी लाइट है. सो आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ सेल डिविजन ऑल सेल्स ऑफ जेनरेशन 1 विल हैव हाइब्रिड डीएनए. सो देखिए आपको ग्रीन स्ट्रैंड दिख रहा है, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है. ओके, सो ओरिजिनल जो रेड स्ट्रैंड्स थे वो थे हैवी डीएनए एंड ग्रीन इज लाइट डीएनए. सो हमें दोनों का मिक्स मिला है तो ये हाइब्रिड डीएनए है. एंड अलग से आपको N15 का बैंड नहीं दिखेगा, अब आपको सिर्फ हाइब्रिड बैंड दिखेगा. एंड इसकी पोजीशन आप कंपेयर कीजिए हैवी के साथ. हैवी यहाँ आता था तो हाइब्रिड उससे ऊपर आया है, इंडिकेटिंग दैट दिस इज लाइटर. And it will be lighter of course because one of the strand is labeled with light N14 DNA. Okay, so after second round of cell division, that is 40 minutes, number of cells with hybrid DNA will remain same, but cells with light DNA will increase. So देखिए इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है. पहले तो आप ये समझिए कि 0 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 60, 100 ये टाइम पॉइंट क्यों चूज किए गए. क्योंकि ये इकोलाई का डबलिंग टाइम होता है, तो इतने में एक न्यू डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा. ओके, सो देन इसके बाद ये अनदर 20 मिनट्स में सेकेंड राउंड डीएनए रेप्लिकेशन, then third round of DNA replication and fourth round of DNA replication. So DNA content will keep on increasing, the cells will also keep on increasing. So आइए देखते हैं ये आपको टेस्ट ट्यूब में किस तरह से दिखेंगे. सो 0 मिनट दैट मीन्स जो ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड्स थे जो ओरिजिनली N15 में ग्रो किए गए थे वो सब के सब N15 लेबल्ड हैं, तो आपको एक सिंगल बैंड दिखेगा 0 मिनट में. देन आफ्टर 20 मिनट्स यू विल सी हाइब्रिड डीएनए. ये 20 मिनट्स हम कब काउंट कर रहे हैं, जब सेल्स अब स्विच कर दिया है हमने मीडियम को, N14 मीडियम में ग्रो हो रहे हैं. ओके, तो आपको अब इकोलाई ये वाला नाइट्रोजन यूज करेगा इन प्यूरिन एंड pyrimidine सिंथेसिस, तो ऑब्वियसली डीएनए भी उसका जो न्यू स्ट्रैंड रहेगा वो N14 लेबल्ड रहेगा. देन आफ्टर अनदर 20 मिनट्स जो सेकेंड राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, तब आपको कैसा दिखेगा, एक ओनली N14 डीएनए बैंड दिखेगा एंड हाइब्रिड डीएनए दिखेगा. दोनों की विड्थ सेम है, दैट मीन्स इक्वल अमाउंट में हमें दोनों टाइप्स के डीएनए मिल रहे हैं. अब थर्ड राउंड में आप देखिए ये बैंड अब थिक दिख रहा है, ये बैंड एज इट इज है, क्योंकि अब N15 तो हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो जितना ओरिजिनल हमें मिला था उतना ही रहेगा पॉपुलेशन में. एंड हम उसको अभी कंटिन्यूअसली इसमें ग्रो कर रहे हैं N14 में, तो न्यू डीएनए स्ट्रैंड N14 लेबल्ड रहेगा, तो आपको उसकी थिकनेस इंक्रीज होते हुए दिखेगी. अनदर 20 मिनट्स में देखिए और थिक हो गया है. सो वी अराइव एट द कंक्लूजन कि रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव है और कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव नहीं है, क्योंकि हमें ये हाइब्रिड डीएनए मिला है. इसी से ये प्रूफ मिलता है कि ये जो N15 लेबल्ड स्ट्रैंड्स थे दे सर्व्ड एज टेम्पलेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, तो इसीलिए हमें हाइब्रिड डीएनए मिला है. अगर कंजर्वेटिव होता मैकेनिज्म तो आपको यहाँ पर एक हैवी डीएनए मिलता और यहाँ पर एक, यहाँ तो मिलता नहीं, आपको ऊपर मिलता N14 डीएनए. सो इससे हमने कंक्लूड किया कि कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन नहीं होता है. ओके, वो रूल आउट कर दिया. अब डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन को आप कैसे रूल आउट करेंगे. अगर रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव मैकेनिज्म से होता तो आपको कभी भी ये ग्रीन बैंड नहीं दिखते. ओके, हमेशा आपको मिक्स्ड बैंड्स ही दिखते. ओके,
क्योंकि यहाँ से कुछ पीसेस N15 के वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमेशा न्यू स्ट्रैंड में। ओके, वो नहीं हो रहा है। आपको क्लियरली एक N14 डीएनए का बैंड मिल रहा है एंड हाइब्रिड डीएनए भी सर्वाइव कर रहा है। So this confirms that dispersive replication mechanism doesn't exist. Conservative replication mechanism doesn't exist. The only mechanism which exists is semi-conservative replication. So this is the summary of Michelson and Stahl experiment. We started with N15 DNA, which was here, and then after 20 minutes, the first generation had hybrid DNA. So you have this band. And in the second generation, you had DNA which was completely free of N15. So now we will attempt two questions and you can test yourself whether you have understood this concept or not. First question: the experimental proof for semi conservative replication of DNA was first shown in a fungus, bacterium, virus, plant. So, which was the model organism? It was E. coli, Escherichia coli, and E. coli is it is a bacterium. Then very similar experiments involving use of radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosomes was performed on Vishia faba, which is faba beans, and the scientists were Taylor and colleagues. Okay, this was also in the same year, 1958. So we had proved that the mechanism is same in different species also. Okay, this question is very important. 10 E. coli cells with N15 double stranded DNA are incubated in medium containing N14 nucleotide. So this is the original population which has heavy nitrogen, and then you have switched the medium. After 60 minutes, how many E. coli cells will have DNA totally free from N15? So, what is the approach to attempt this question? First, you will have to calculate the number of cells formed, okay, after 60 minutes. So, if you are starting with 10 E. coli, okay, 10 cells, so 20 minutes may it will become 20 cells. Then 20 cells will duplicate to form 40 in next 20 minutes, and then another 20 minutes you will have 80 cells. So 20 20 20 is 60 minutes, 1 hour. So if you start with 10 cells, at the end of 1 hour you will have 80 cells. Okay? So now you have the number of cells. The question is asking you how many E. coli cells will have DNA totally free from N15. So you started with N15 cells. So remember the hybrid DNA always remain in the population. Okay. So these two strands will serve as template. So you will have 20 cells with N15 strand. One of the strand will be N15, the other strand will be N14. Okay. So these 20 cells will always remain in the population. So what you have to do, you have to subtract 20 from 80. So that will give you 60 cells. 60 cells will have DNA which is totally free from N15. Okay, you can visualize it. See, after the second round of replication, you will have 20 cells that will have heavy DNA and 20 cells which will be completely free of N15 DNA. And then another 20 minutes, these will form 20 cells, and the blue strand will form another DNA which will be free of N15. So that population will be counted here. Okay. So 20 will become 40 and another 20 which will come from this blue DNA will also be counted here. ओके, अगर आपको ये पार्ट कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सिर्फ आप इतना याद रखना कि ओरिजिनल पॉपुलेशन ये जब डुप्लीकेट होगी तो ये जो सेल्स हैं, ओके, इनमें एक स्ट्रैंड N15 रहेगा। तो बस ये नंबर आपको याद रखना है कि ये कितना है। तो क्वेश्चन वाइज ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू रहेगी।
आपको सिर्फ यहाँ फोकस करना है कि ये डुप्लीकेट होने के बाद कितने सेल्स बनते हैं। अगर 5 सेल्स दिए हैं तो तब 10 हो जाएगा। ओके, मान लो अगर मैं सिर्फ 5 बना देती हूँ, 5 सेल्स हैं, तो 5 सेल्स 10 सेल्स बनाएंगे, 10 का 20 होगा और 20 का 40 होगा। अब 5 में से 10 लेबल्ड हैं, ओके, N15 लेबल्ड हैं, ये हमेशा रहेंगे पॉपुलेशन में। ओके, तो अगर इस डेटा पे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी इकोलाई सेल्स विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15, व्हाट यू हैव टू डू, subtract 10 from 40, so your answer will be 30 cells. Okay, so this is the approach you need to attempt such questions. 60 is the answer. So that's all about this topic. Hope this video was helpful to you. Thanks a lot for watching my video and take care of yourself.